हेलो एवरीवन, वेलकम एवरीवन इन डॉक्टर नेहू यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें फॉर लेटेस्ट अपडेट। इससे पिछले क्लास में मैंने इम्प्लांटेशन के बारे में आप लोगों को बताया था। इम्प्लांटेशन में मैंने बताया था कि यहाँ जैसे ये ओवरी से ओवम रिलीज आउट हुआ था, तो फ्लोपियन ट्यूब से सीलिया लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट था, जैसे कि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन मिला और वो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन से ओवम जो है एम्पुला रीजन में आकर रुका हुआ था। और फिर वेजाइना के थ्रू जो है जब इजाकुलेशन हुआ था तो हमने देखा था कि पेनिस जो है आकर जोना पेलिसिडा लेयर को कैसे ब्रेकआउट किया था। उसके बाद यहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ था एट एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, और ये जो है स्लोली जो है फिर इसको मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन मिला और ये आगे की ओर बढ़कर कैसे यहाँ 3 to 4 डेज में मोरुला स्टेज में आकर कैसे यूटेराइन कैविटी में पास आउट हुआ था, और ये फिर एंडोमेटेरियम को इन्वेड करने के लिए इम्प्लांट होना चाह रहा था। इम्प्लांटेशन में हमने ये भी बताया था कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन 6 to 7 डेज बाद इम्प्लांटेशन स्टार्ट हो जाता है और 11 डे कंप्लीट होते होते इम्प्लांटेशन की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इसके आगे आज हम देखेंगे इस लेक्चर में कि कैसे जो ओवम फर्टिलाइज्ड हो गया तो उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम। जैसे यहाँ 2 सेल स्टेज है, 2 सेल स्टेज से क्या बना 4 सेल स्टेज, फिर 8 सेल स्टेज और 16 सेल स्टेज। इसी 16 सेल स्टेज को हमने क्या कहा था, मोरूला। यही क्या कहलाता है, मोरूला। अब ये मोरूला का साइज जो है धीरे धीरे ग्रेजुअली साइज ऑफ मोरूला इज इंक्रीज ड्यू टू द अकोमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन इट। धीरे धीरे जो है मोरूला का साइज क्या हुआ था, इंक्रीज होने लगा था, क्योंकि इसमें फ्लूइड का अकोमुलेशन हो गया था। वही फ्लूइड का अकोमुलेशन ब्लास्टोसिस्ट कैविटी कहलाया था। और जैसे अभी हम यहाँ देख रहे हैं ये क्या है, अर्ली ब्लास्टोसिस्ट है, ये अर्ली ब्लास्टोसिस्ट है। उसके बाद ये लेट ब्लास्टोसिस्ट है। लेट ब्लास्टोसिस्ट में देख रहे हैं कि ये जो जोना पेलिसिडा लेयर था वो हैचिंग हो चुका है, डिजनरेट हो चुका है, और अब जो है यहाँ पर हमें ये कंप्लीट ब्लास्टोसिस्ट दिख रहा है। तो ये जो आउटर पार्ट है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रोपोब्लास्ट, और ये इनर पार्ट है जो इनर सेल मास भी कहलाता है। यही जो ट्रोपोब्लास्ट है और इनर सेल मास है इसमें डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। जैसे इनर सेल मास है, इनर सेल मास का जो डेवलपमेंट होता है तो उससे फीटस, एम्यून और एम्ब्लिकल कोड का फॉर्मेशन होता है। इससे क्या बनता है इनर सेल मास से स्टूडेंट्स, एनीवन रिप्लाई, यस, फीटस, एम्यून और एम्ब्लिकल कोड। और फिर ट्रोपोब्लास्ट जो आउटर लेयर है इससे फॉर्मेशन होता है प्लेसेंटा एंड कोरियन का। जैसे हमने यहाँ फ्लो चार्ट में भी दिखाया है, ये ब्लास्टोसिस्ट, लेट ब्लास्टोसिस्ट जो है उससे डिजनरेट होकर हमें क्या मिला, इनर सेल मास और ट्रोपोब्लास्ट। इनर सेल मास से फीटस, एम्यून एंड एम्ब्लिकल कोड का डेवलपमेंट होगा। और ट्रोपोब्लास्ट से प्लेसेंटा एंड कोरियन हम लोग को मिलेगा। ये ट्रोपोब्लास्ट जो है, ट्रोपोब्लास्ट का हम लोग डिटेल अभी इस लेक्चर में देखेंगे कि कैसे हुआ। ये ट्रोपोब्लास्ट 2 लेयर में डिवाइड हो जाता है। जैसे फर्स्ट लेयर सिस्टियोट्रोपोब्लास्ट और सेकंड जिसको हम लोग कहते हैं सिस्टोट्रोपोब्लास्ट। ये सब का अभी हम लोग 1 by 1 डिटेल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अभी आपको बताते हैं ट्रोपोब्लास्ट में। ट्रोपोब्लास्ट क्या है, ए सिंगल लेयर ऑफ सेल फाउंड सराउंडिंग द ब्लास्टोसिस्ट इज नोन एज ट्रोपोब्लास्ट। ये जो आउटर लेयर है यही ट्रोपोब्लास्ट है जो ब्लास्टोसिस्ट के सराउंडिंग में पाया जाता है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स है। और इसका जो है मेन क्या है कि ये डेवलपिंग एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ये करता क्या है, डेवलपिंग एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ट्रोपोब्लास्ट
जस्ट बिफोर द प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन की प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले ही अप्रॉक्सीमेटली 6 days आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन जैसे अगर हो गया, सपोज कि फर्टिलाइजेशन अगर हो जाता है उसके अप्रॉक्सीमेटली 6 days, कितने दिन? 6 days, नाइस, 6 days, 6 days ट्रोपोब्लास्ट जो है डिफ्रेंशिएट होता है टू लेयर ऑफ सेल में। फर्स्ट लेयर हमने बताया सिंस्टियोट्रोपोब्लास्ट और सेकंड जो है सिस्टोट्रोपोब्लास्ट, सिस्टोट्रोपोब्लास्ट, सिस्टोट्रोपोब्लास्ट। तो अब जो है ये अगर ट्रोपोब्लास्ट है तो अब इसका 1 by 1 हम डिफिनीशन बताते हैं। जैसे सिंस्टियोट्रोपोब्लास्ट है तो ये जो डिफ्रेंशिएट हुआ, तो ये जो लेयर है वो एक्सटर्नल लेयर है जिसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड फॉर्म होता है, बहुत सारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अगर सपोज़ कि ये अगर ट्रोपोब्लास्ट का डिफ्रेंशिएशन लेयर है तो ये लेयर जो है ये लेयर मोटा होगा, एक्सटर्नल लेयर है जिसमें कि बहुत सारे न्यूक्लिएटेड पार्ट प्रेजेंट होते हैं सिंस्टियम का, जिसमें इंट्रासेलुलर बाउंड्रीज जो है प्रेजेंट नहीं होता है। और ये इसका फॉर्मेशन कब होता है? जब सिस्टोट्रोपोब्लास्ट का रैपिडली डिवाइडिंग, जब रैपिडली अगर सपोज ये है रैपिडली डिवाइड हो रहा है और ये आपस में फ्यूज़न भी हो रहा है, यही मिलकर जो है सिंस्टियोट्रोपोब्लास्ट का फॉर्मेशन कर देता है। और जो ये एम्ब्रियो को क्या करता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। और ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कहाँ से करता है? तो मैटरनल ब्लड से, मैटरनल ब्लड से, माँ के ही ब्लड से डेवलपिंग एम्ब्रियो को जो है न्यूट्रिशन मिलता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को ग्रोथ करने के लिए प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन की नीड होती है, तो ये वहाँ मैटरनल ब्लड से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और इसी लेयर से ये जो सिंस्टियोट्रोपोब्लास्ट लेयर है, यहीं से क्या होता है, एचसीजी हार्मोन सिक्रीट होता है। एचसीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन जो है सिक्रीट होता है, जिससे कि हम एचसीजी से ही कन्फर्म करते हैं कि प्रेगनेंसी है, पॉजिटिव है, इसी हार्मोन से। तो ये यहीं से सिक्रीट होता है, जो कि डेसिडुआ और कॉर्पस लुटेनम को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। डेसिडुआ के बारे में हम आगे बताएंगे, कीप वॉचिंग, बी पेशेंटली। कॉर्पस लुटेनम ये सबको मेंटेन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है सिस्टोट्रोपोब्लास्ट, सिस्टोट्रोपोब्लास्ट ये ट्रोपोब्लास्ट जो है इसके ये बाद आता है, इनर लेयर है, इनर लेयर ऑफ ट्रोपोब्लास्ट है। इट इज अ लेयर ऑफ मोनोन्यूक्लिएटेड सेल लोकेटेड डायरेक्टली बिलो द सिस्टियोट्रोपोब्लास्ट लेयर। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सिस्टियोट्रोपोब्लास्ट लेयर का दूसरा नाम क्या है? व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ सिस्टियोट्रोपोब्लास्ट लेयर? अनदर नेम ऑफ सिस्टियोट्रोपोब्लास्ट लेयर इज लैंगहेंस लेयर। कौन सा लेयर? रिपीट, राइट, लैंगहेंस लेयर। यही लेयर से हम इसको जानते हैं। अब देखेंगे कि ट्रोपोब्लास्ट का फंक्शन क्या है। ट्रोपोब्लास्ट सेल जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन द इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम। ट्रोपोब्लास्ट सेल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम, फर्स्ट हो गया। सेकेंड है ट्रोपोब्लास्ट ऑल्सो सिक्रीट हार्मोन सच एज HCG essential for maintaining normal pregnancy. Placenta and chorion are formed from the tropoblaст। प्लेसेंटा और कोरियन भी जो है ट्रोपोब्लास्ट से ही फॉर्म होता है। HCG भी जो है वो ट्रोपोब्लास्ट से ही सिक्रीट होता है। ट्रोपोब्लास्ट जो है, अगर प्लेसेंटा का फंक्शन हम लोग, प्लेसेंटा क्या करता है, क्या रोल है प्लेसेंटा का, क्लास 12th में भी हमने पढ़ा होगा, क्या है इसका रोल है? एनीबडी? राइट, प्लेसेंटा प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट प्रोडक्ट बिटवीन द
प्लेसेंटा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, मदर से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को, और यहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करता है, मदर के ब्लड के थ्रू ही बाहर करता है। तो इसका डिटेल जो है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देंगे, प्लेसेंटा का डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। अभी बस जानते हैं कि प्लेसेंटा का वर्क क्या है, बस इतना ही। नेक्स्ट जो है ट्रोपोब्लास्ट जो है किस चीज़ का ये डेवलप किया, कोरियोन। कोरियोन जो है डबल लेयर आउटर मोस्ट फीटल मेम्ब्रेन है, जो कि एम्ब्रियो के अराउंड पाया जाता है। किसके अराउंड पाया जाता है, एम्ब्रियो के अराउंड पाया जाता है। ये जो फीटल मेम्ब्रेन है फाउंड अराउंड द एम्ब्रियो, एम्नियोन एंड कोरियोन। एम्नियोन जो है इनर वन है और कोरियोन जो है आउटर वन है। अगर सपोज़ कि इस तरीके से है, एम्ब्रियो के अराउंड पाया जाता है, तो आउटर वन को क्या बोलते हैं, कोरियोन, और ये इनर वन है तो इनर वन को क्या बोलेंगे, एम्नियोन, और ये क्या है, कोरियोन। इस तरीके से कोरियोन जो है डबल लेयर आउटर मोस्ट फीटल मेम्ब्रेन है, जो कि एम्ब्रियो के अराउंड पाया जाता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, ओके। दोनों कोरियोन और एम्नियोन दोनों एक साथ मिल के क्या एमनियोटिक सैक का फॉर्मेशन कर देता है। ये दोनों एक साथ मिल के एमनियोटिक सैक का फॉर्मेशन कर देता है। एमनियोटिक सैक किससे बनता है, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है कि एमनियोटिक सैक का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो वो कोरियोन और एम्नियोन दोनों मिलकर एमनियोटिक सैक का फॉर्मेशन करता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, वेरी गुड, ओके। अब हम बताते हैं कोरियोनिक भिल्ली। कोरियोनिक भिल्ली क्या है, कोरियोनिक भिल्ली जो है वो फिंगर लाइक बर्ड है, जो कि ट्रोपोब्लास्ट से स्प्रॉट आउट होता है। हम बताए थे ना कि यहाँ पर आकर इन्वेड करना चाहता है एंडोमेटेरियम को, क्योंकि वो यूटेराइन कैविटी में अपना स्पेस बनाना चाहता है, तब तो वो एम्ब्रियो क्या करेगा, डेवलप होगा। तो यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इस टाइप से प्रोजेक्शन जो है ऐसे निकलेगा, जिससे कि मदर के यूट्रस और एम्ब्रियो का दोनों का कोऑर्डिनेशन बन सके। कोऑर्डिनेशन बनेगा तभी तो एक्सचेंज होगा न्यूट्रिएंट और वेस्ट प्रोडक्ट का। तो यहाँ फिंगर लाइक वर्ड, और इसमें जो कि निकलता है ट्रोपोब्लास्ट से, ट्रोपोब्लास्ट से बाहर की ओर स्प्रॉट, इट मीन्स कि बाहर की ओर इस टाइप का निकलता है, जिससे कि दोनों के मदर और एम्ब्रियो के बीच में एक कॉम्बिनेशन एसोसिएशन इस्टेब्लिश किया जा सके, जिससे कि वो क्या करेगा कि एंडोमेटेरियम को, यूट्रस के एंडोमेटेरियम को इन्वेड करेगा और हेल्प करेगा न्यूट्रिएंट को मैटरनल ब्लड से डेवलपिंग फीटस तक पहुंचाने में। क्लियर, वेरी गुड। कोरियोनिक विल्ली जो है 3 टाइप्स का है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। कितना हो गया, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी कोरियोनिक विल्ली जो है वो फर्स्ट स्टेज ऑफ कोरियोनिक विल्ली डेवलपमेंट है। प्राइमरी कोरियोनिक विल्ली जो है वो फर्स्ट स्टेज ऑफ कोरियोनिक विल्ली डेवलपमेंट है। इसमें क्या, ये अपीयर कब होता है, 13 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। कब होता है, 13 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन प्राइमरी कोरियोनिक विल्ली अपीयर होता है। सेकेंडरी कोरियोनिक विल्ली है सेकेंड स्टेज, सेकेंडरी नाम है सेकेंड स्टेज, टर्शियरी थर्ड स्टेज, प्राइमरी फर्स्ट स्टेज। सेकेंडरी कब अपीयर होता है, 16 डे, और टर्शियरी ये थर्ड स्टेज ऑफ कोरियोनिक विल्ली है, जिसमें वैस्कुलर कोरियोनिक विल्ली प्रेजेंट होता है। वही प्राइमरी कोरियोनिक विल्ली में नॉन वैस्कुलर है, वहाँ वो स्मॉल साइज़ का होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर स्टार्टिंग में ग्रोथ करता है वो छोटा होता है, जैसे जैसे न्यूट्रिएंट मिलता है, जैसे जैसे उसको ग्रोथ की कैपेसिटी डेवलप होती है, वो उसका साइज़ वैसे वैसे लार्ज होने लगता है। इसी स्टेज में एम्ब्रियोनिक का जो है सेकेंडरी कोरियोनिक विल्ली के ही स्टेज में जो है कोरियोनिक विल्ली जो 16 डे ऑफ फर्टिलाइजेशन पे अपीयर होता है, वहीं मेसोडर्म भी ग्रो कर जाता है विल्ली के रूप में। कोई डाउट,
अब सपोज कि अगर एम्ब्रियो को डेवलपिंग करने के लिए वो डेवलपिंग स्टार्ट हो गया, न्यूट्रिएंट डेवलपिंग एम्ब्रायो को मिलने के लिए प्रोवाइड हो गया, बट एंडोमेटेरियम का लेयर भी बच्चे को डेवलप करने के लिए एक गद्देदार जगह की ज़रूरत होती है। हम लोग रहना कहाँ पसंद करते हैं? अच्छे जगह पे, एकदम मलमरी लाइक स्ट्रक्चर चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो वैसा ही जो यहाँ पर इम्प्लांट हुआ है एंडोमेटेरियम पे, ये एंडोमेटेरियम पर इसको एक गद्देदार एक स्पेस चाहिए। पहले से ही ये स्पेस बना हुआ रहता है कि बच्चा आएगा गेस्ट के रूप में, उसका स्वागत किया जाएगा, उसको वो जगह दिया जाएगा, ऐसे वहाँ पर प्रिपेयर किया जाता है। अगर यही फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वो सारा मेहनत बेकार हो जाता है और वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के द्वारा मेंस्ट्रुएशन के समय ये बाहर वेजाइना के थ्रू आ जाता है, सेट ऑफ हो जाता है। तो डेसिडुआ जो है एक बेड प्रोवाइड करता है, स्पॉन्जी सॉफ्ट बेड प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। वर्ड डेसिडुआ जो है ड्राइव हुआ है लेटिन वर्ड से। किस वर्ड से? लैटिन वर्ड से, डेसिडस, जिसका मीन्स है फॉलिंग ऑफ और सैडिंग। क्या है? फॉलिंग ऑफ, फॉलिंग ऑफ या फिर सैडिंग। एंडोमेटेरियम ऑफ द यूट्रस ऑफ ए प्रेग्नेंट वोमेन इज नोन एज डेसिडुआ। डेसिडुआ किसको कहते हैं? एंडोमेटेरियम ऑफ द यूट्रस ऑफ ए प्रेग्नेंट वोमेन इज नोन एज डेसिडुआ, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि यहाँ जो है ये पूरा पहले से जो ओव्यूलेशन स्टार्ट होता है तो ये यहाँ एंडोमेटेरियम एक अपना जगह, गद्देदार जगह बनाने लगता है गेस्ट को स्वागत करने के लिए। इसका गेस्ट क्या है? तो एम्ब्रियो यहाँ पर आएगा, फिर ये डेवलप करेगा, फिटस में कन्वर्ट होगा, यहाँ आराम से उसको एक बहुत अच्छा सा स्पेस प्रोवाइड करेगा, जगह देगा। लेकिन जब नहीं आ पाता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो बेचारा सैड हो जाता है और वेजाइना के थ्रू सैड ऑफ होके बाहर आ जाता है। तो जो नन प्रेग्नेंट ओमेन के एंडोमेटेरियम, प्रेग्नेंट ओमेन का जो है एंडोमेटेरियम 4 टाइम्स थिकर होता है, क्योंकि वहाँ उसको एम्ब्रियो को डेवलप करना है, इसलिए प्रेग्नेंट एंडोमेटेरियम जो है वो बहुत सॉफ्ट होता है, वैस्कुलर होता है और स्पंजी भी होता है, क्योंकि वहाँ प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन का इफेक्ट होता है। क्यों वो सॉफ्ट होता है, स्पंजी होता है? क्योंकि वहाँ पर उसको जो है प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन का इफेक्ट मिला हुआ है। इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम भी जो है वहीं पर टेक प्लेस करता है। अब डेसिडुआ को जो है 3 लेयर्स में कैटेगराइज्ड किया गया है। कितने लेयर्स में? 3 लेयर्स में। फर्स्ट जो है वो है स्ट्रैटम कम्पैक्टम, सेकंड है स्ट्रैटम स्पॉन्जियोसम, and third one is stratum basilis। अब इन तीनों का 1 बाय 1 हम फंक्शन बताते हैं। स्ट्रैटम कम्पैक्टम ये आउटर मोस्ट लेयर है। क्या है? आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर। यहीं पर इम्प्लांटेशन होता है। फर्टिलाइज्ड ओवम का इम्प्लांटेशन जो है वो स्ट्रैटम कम्पैक्टम के पास होता है। स्ट्रैटम स्पॉन्जियोसम ये इंटरमीडिएट लेयर है। ये सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा एंड मैम्ब्रेन इज ऑकर्ड बाय दिस लेयर। इस लेयर से सेपरेशन ऑकर्ड होता है प्लेसेंटा और मैम्ब्रेन के बीच में। ये इंटरमीडिएट लेयर के रूप में वर्क करता है। ये किस रूप में वर्क करता है? इंटरमीडिएट लेयर के रूप में। यहाँ इम्प्लांटेशन फर्टिलाइज्ड ओवम का होता है। और फिर ये स्ट्रैटम बेसिलिस, स्ट्रैटम बेसिलिस, तो स्ट्रैटम बेसिलिस थिन लेयर है जो बेसल पोर्शन ऑफ द ग्लैंड इसमें पाया जाता है। ये लेयर जो है, दिस लेयर डज नॉट लॉस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन ऑफ चाइल्ड बर्थ। आफ्टर डिलीवरी फॉर्मेशन ऑफ न्यू एंडोमेटेरियम इज टेकन प्लेस बाय दिस लेयर। अगर इम्प्लांटेशन हो जाता है तो फिर डेसिडुआ जो है फ्लोइंग 3 डिस्टिंक्ट रीजन को फॉर्म करता है।
इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइज ओवम का इम्प्लांटेशन हो जाने के बाद डेसिडुआ जो है डिस्टिंक्ट 3 रीजन का फॉर्मेशन करता है। फर्स्ट रीजन जो है वो डेसिडुआ बेसिलिस। डेसिडुआ बेसिलिस एक ऐसा पार्ट है जो इंटरैक्ट करता है ट्रोपोब्लास्ट ऑफ द डेवलपिंग फीटस। जो डेवलपिंग फीटस है उसके ट्रोपोब्लास्ट से ये इंटरैक्ट करता है। इसी को हम लोग डेसिडुआ प्लेसेंटालिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डेसिडुआ प्लेसेंटालिस। डेसिडुआ बेसिलिस को हम लोग क्या कहते हैं? रिपीट स्टूडेंट, डेसिडुआ प्लेसेंटालिस। अब है डेसिडुआ कैप्सुलरिस। डेसिडुआ कैप्सुलरिस जो है पार्ट है डेसिडुआ का जो ग्रो करता है एम्ब्रियो ऑन द लुमिनर साइड एंड अलोंग विथ डेसिडुआ बेसिलिस। ये एम्ब्रियो के लुमिनर साइड में ग्रोथ करता है किसके साथ? डेसिडुआ बेसिलिस के साथ, और एम्ब्रियो के सराउंडिंग पार्ट में ये पाया जाता है। डेसिडुआ वेरा। डेसिडुआ वेरा जो है इसको हम लोग दूसरे वर्ड में डेसिडुआ पेरिटालिस भी कहते हैं। ये रिमाइंडर ऑफ द डेसिडुआ है। इसको दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? डेसिडुआ पेरिटालिस। डेसिडुआ पेरिटालिस भी कहते हैं। अब इतना डेसिडुआ के बारे में डिटेल नॉलेज देने के बाद आई होप कि आप लोगों में से कोई बता सकते हैं कि फंक्शन क्या है डेसिडुआ का, फंक्शन ऑफ डेसिडुआ। ओके, वेरी गुड। अब एक बार हम रिवाइज कर देते हैं कि फंक्शन क्या है डेसिडुआ का, क्योंकि हर किसी का कुछ ना कुछ तो फंक्शन होता है ना, हमारा भी तो कुछ फंक्शन है। ठीक उसी तरीके से फंक्शन है डेसिडुआ का, उसका डेसिडुआ का इम्पोर्टेंट क्या है। तो डेसिडुआ जो है लेयर ऑफ प्रेग्नेंट यूट्रस है। डेसिडुआ जो है लेयर ऑफ प्रेग्नेंट यूट्रस है विच इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज ओवम ऑकर, जहाँ पर फर्टिलाइज ओवम का इम्प्लांटेशन होता है। दूसरा, इट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज ओवम एट अर्ली स्टेज। ये न्यूट्रिएंट भी फर्टिलाइज ओवम को प्रोवाइड करता है किस स्टेज में? अर्ली स्टेज में। डेसिडुआ बेसिलिस फॉर्म्स द मैटरनल पोर्शन ऑफ द प्लेसेंटा। डेसिडुआ बेसिलिस जो है बहुत ही तीन रीजन जो हम अभी ऊपर में बताएं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रीजन जो है डेसिडुआ बेसिलिस है, क्योंकि ये मैटरनल पोर्शन ऑफ प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करता है। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द प्रेगनेंसी फ्रॉम द मैटरनल इम्यून सिस्टम। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है वो बस ट्रोपोब्लास्ट, जो डेवलपमेंट ट्रोपोब्लास्ट किया था प्लेसेंटा और कोरियन को, बस उतने को। अब आगे हम पढ़ेंगे इनर सेल मास। जो इनर सेल मास डेवलपमेंट किसका कर रहा था? फीटस, एम्ब्रियो और एम्ब्रिकल कोड का। यही इनर सेल मास जो है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। तो अब इसमें हम देखेंगे आगे कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ये सबसे जो है कौन कौन सा पार्ट जो है वो डेवलप करता है। अब हम लोग देखेंगे इनर सेल मास। ये जो था ऑर्डर जो टोटल वो क्या था? ट्रोपोब्लास्ट था, और इसके अंदर जो है वही इनर सेल मास है जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करता है। तो 16 सेल मरवरी लाइक स्ट्रक्चर जो था, 16 सेल्स जो मरवरी लाइक स्ट्रक्चर था मॉरूला में डेवलप हुआ था, उसके अंदर अकोमुलेशन हो गया था फ्लूइड का, जिससे कि वो स्ट्रक्चर बाद में ब्लास्टोसिस्ट बन गया था। और एक ऐसे पोल पे कंपैक्ट मास ऑफ सेल जो है फॉर्म होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इनर सेल मास। एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म से कौन कौन सा ऑर्गन जो है डेवलप होता है, मेसोडर्म से कौन कौन सा ऑर्गन डेवलप होता है, या फिर एंडोडर्म से कौन कौन सा लेयर, कौन कौन सा ऑर्गन जो है डेवलप होता है, ये सब चीज़ को हम अभी डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले हम बताते हैं आपको एक्टोडर्म के बारे में। एक्टोडर्म से जो है, एक्टोडर्म इट मीन्स कि ये क्या हो गया? आउटर, मेसो मीन्स मिडिल, और एंडो मीन्स इनर। एक्टोडर्म,
एक्टोडर्म से जो है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, क्रैनियल, स्पाइनल नर्व, मेडुला ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड, सेलिब्री ग्लैंड, लेंस, कंजेक्टिवा, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व, माउथ का रूफ और नेज़ल कैविटी का म्यूकस लाइनिंग, ये सारे ऑर्गन जो है ये डेवलप होते हैं एक्टोडर्म से। ये सब स्ट्रक्चर डेवलप होता है किससे? एक्टोडर्म से। अब मेजोडर्म इट मीन्स की मिडिल, इससे जो है कौन कौन सा ऑर्गन डेवलप होता है ये हम बता रहे हैं। हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स, vertebral column, adipose tissue, muscles, dermis of the skin, reproductive organ, kidney, nephrons, ureters, spleen, ये सारे चीज़ जो है वो मेजोडर्म से डेवलप होते हैं। नाउ एंडोडर्म मीन्स इनर लेयर, इससे लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास, थायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पाराथायरॉयड ग्लैंड, इपिथेलियन लाइनिंग ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, या फिर बहुत सारा यूरेथ्रा का पार्ट भी जो है एंडोडर्म से ही डेवलप होता है। तो आज हमने जाना डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज ओवम। जब ओवम फर्टिलाइज हो जाता है तो उसका कैसे डेवलपमेंट होता है, आगे क्या क्या होता है, इन सारे चीज़ का आज हमने डिटेल अपने लेक्चर में आप सभी को बताया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, वेरी गुड। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको फीटल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ाएंगे। फीटल डेवलपमेंट में ये देखेंगे कि 0 to 4 वीक, 5 to 8 वीक, 9 to 12 वीक, ये सारे वीक में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है फीटल का, ये सारे चीज़ का नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करेंगे आप सभी को। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हमारा जो भी वीडियो लेटेस्ट अपडेट होगा आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शेयर तो ज़रूर से ज़रूर करें ताकि आपको, आपके फ्रेंड्स सबको ये नॉलेज मिल सके। कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स।